हम अपनी ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उसकी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के, या फिर चर्च में मास अटेंड करके, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके, या नमाज पढ़ के। हमारे तरीके भले ही भिन्न भिन्न क्यों न हो, हमारा जरिया एक है, मन। मन को पूरी तरह से साफ करके, ध्यान को एकत्रित करके हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन ईश्वर की आराधना का एक और तरीका मैं आपको याद दिलाती हूं। अपने मन के साथ साथ बाहर की और आसपास की स्वच्छता। अगर आपके आसपास सफाई नहीं होगी तो ना ही आपका तन साफ रहेगा और ना ही मन। दुनिया के सारे धर्मों में और सारी सभ्यताओं में स्वच्छता को अनिवार्य माना गया है। हमारे वेदों में भी स्वच्छता के बारे में विस्तार से लिखा गया है। बाइबल में भी क्लेanलीनेस और प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स हैं। कुरान में भी सफाई के बारे में लिखा गया है। नमाज के पहले वजू करना जरूरी है। और गुरु नानक जी ने भी स्वच्छता को अपना कर्तव्य माना है। मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्रामे सुजन विराजते। मतलब जिस गांव की सड़कें साफ सुथरी हो, मान लेना चाहिए कि उस गांव के लोग भी अच्छे हों। सॉरी, देखा, यही गलती हम लोग हमेशा कर देते हैं। लेकिन जिस गांव में मैं इस वक्त खड़ी हूं, इस गांव के बच्चे भी जानते हैं कि सड़क पर कूड़ा फेंकना कितनी गलत बात है। और ये गांव है मेघालय के ईस्ट खासी विलेज में बसा मॉलिनोंग गांव, जो अपनी सुंदरता और अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मॉलिनोंग गांव न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का या भारत का, बल्कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। आज सारी डेवलप्ड कंट्रीज और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज अपनी हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर बहुत गर्व करती हैं। लेकिन इनके लिए ये हाइजीन का जो तरीका है, ये कुछ सदियों पुराना ही है। और इसके ठीक विपरीत हमारी सभ्यता में स्वच्छता को अध्यात्म का द्वार कहा गया है। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में टॉयलेट्स और ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो है टेम्पल टाउन्स का। इन्हें टेम्पल टाउन्स इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि सारे नगरों में सिर्फ मंदिर बने हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा नगर एक मंदिर की तरह साफ और पवित्र है, इसीलिए वो टेम्पल टाउन है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इन शहरों में सफाई के नियम थे, प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम था। हर 10 घरों के लिए एक कुआं था। कचरा और गंदगी सड़कों पर फेंकना एक अपराध था जिसका दंड भरना पड़ता था। सड़कों पर छोटी छोटी गलियों में, बाई लेन्स में वाटर क्लॉगिंग नहीं हो और नालियों को साफ रखना भी नागरिकों का कर्तव्य था। इसको ना करने पर भी दंड था। शहर के पब्लिक बाथ्स में हमेशा ताजा और साफ पानी उपलब्ध रहता था और हर नागरिक का सूर्योदय से पहले मंजन करना, स्नान करना, शरीर पर खुशबू लगाना, आंखों में सुरमा लगाना और फिर संगीत के साथ भोजन करना अनिवार्य था। अब आप ही बताइए, जब ऐसी दिनचर्या हो तो फिर शरीर स्वस्थ और जीवन किसी भक्ति से कम होगा क्या? तो हमारी सभ्यता में अगर स्वच्छता का ये स्थान था, तो फिर सब कुछ कब और कैसे बदल गया? मुगल राज का जो पूरा का पूरा दौर था, उसमें स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर जो कम्युनिटी वैल्यूज थी, जो एक सामाजिक सजगता थी, वो खत्म हो गई। मुगल राजाओं ने और अरब व्यापारियों ने अपनी महिलाओं के लिए घरों में जो टॉयलेट्स बनवाए थे, वो ज्यादातर ड्राई टॉयलेट्स थे। इसका मतलब उनकी सफाई का गंदा काम किसी और के जिम्मे पड़ गया और ये काम वो जबरदस्ती अपने कैदियों से करवाने लगे। उन ड्राई टॉयलेट्स में पानी डालना और फिर रात में सारी गंदगी जंगलों में डालना, ये सब उनसे करवाने लगे। फिर जब ये कैदी छूटकर बाहर आते तो समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता। इस तरह से शुरू हुई सफाई कर्मियों की जमात, जिन्हें हम जमादार या कूड़ा वाला कहकर पुकारने लगे। और धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता गया कि अमीरों के घर बड़े बड़े और अंदर से साफ रहने लगे और बाहर चारों तरफ गंदगी और खुले में शौच का चलन शुरू हो गया। आजादी के बाद भारत में अन्य समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, शायद इसीलिए किसी भी सरकार ने स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
भारत में स्वच्छता का स्तर गिरता रहा। गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने लगी, लोगों की जानें जाती रहीं। कचरे से भरी सड़कें, गंदगी से चोक्ड नालियां, ओपन डेफिकेशन, ये हमारे भारत की तस्वीर बन गई। लेकिन आज भारत इस गंदगी को सहने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी सरकार और हमारे देश के नागरिक दोनों स्वच्छता में कार्यरत हैं और बाध्य भी हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम स्वयं सफाई का बीड़ा नहीं उठाते, तब तक हम उस सफाई की उम्मीद भी नहीं कर सकते। 1970 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने पटना में सबसे पहला सुलभ शौचालय खोला और लोगों से कहा कि आपको पैसे देके टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके ऊपर हंसने लगे लोग। और आज देखिए, करोड़ों लोग सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यदि अकेले हो और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर आपका निश्चय दृढ़ हो, तो आप अपने लक्ष्य से कई ज्यादा पा सकते हैं। ऐसी एक महिला है जिन्होंने ये निश्चय किया कि वो बनारस के प्रभु घाट को साफ करेंगे। वो नागालैंड से आती हैं, दिल्ली में रहती हैं और सफाई का काम बनारस में कर रही हैं। आइए मिलते हैं टेमसुतुला इमसोंग से। हम इस वक्त वाराणसी की गंगा जी में नौका विहार कर रहे हैं और हमारे पीछे जो घाट देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे घाट एक जमाने में इतने साफ नहीं थे, लेकिन इनको साफ करने का काम जिन्होंने किया है वो मेरे साथ हैं, टेमसुतुला इमसोंग। मैंने ना बचपन में कहानियां सुनी थी, हम सब ने सुनी है परियों की कहानी, फेरी टेल्स। उसमें एक जादूगर होता था और जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता था और सब कुछ बदल जाता था। तो आपने यहाँ पे ये क्या जादू किया और कैसे किया, हमें बताइए। वाह, जादू तो नहीं किया हम लोग ने। क्या किया, थोड़ा चारू लेके आया हम लोग ने और मेरे साथ एकदम मजबूत टीम है। वो लोग के हेल्प के वजह से आज ये घाट चमक रही है। तो मैंने मैम को देखा यहाँ काम वगैरह करते हुए, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह था, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि जब ये लोग गर्ल्स यहाँ पे काम कर सकते तो हम लोग बॉयज क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब अभी अवेयरनेस फैला तो चलो इसको ज्वाइन करते। और आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत साफ है। पहले तो यहाँ पे चलना मुश्किल था, अभी तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कहीं भी सीढ़ियों पे आराम से घूम सकता हूँ। बहुत ही पहले से बहुत चेंज हो गया पूरा। प्रभु घाट पे जब स्टार्टिंग में देखा था, बहुत ही गंदा था, बहुत ही फिल्दी था। लोग इधर से भी आएंगे तो भाग के लाइक जाएंगे, उधर से भी आएंगे तो नोज बंद करके वो लोग भागेंगे। तो वैसा हालत में था, क्योंकि इट वाज एन ओपन टॉयलेट। काशी वासियों ने बहुत ही लाइक मदद किया। हमने जो वॉलंटियर्स मोबिलाइज किया ऑन द स्पॉट घाट पे, सब ने लाइक दे गेव देयर टाइम, हमारे साथ श्रमदान किया और उसके वजह से वो घाट साफ। हमारा टीम ने एक ही मोटिव लेके ये घाट को साफ करके लोगों को देना है। तो टेमसुतुला, ये गंगा जी भी बहुत साफ हो गई है, अभी इसे भी साफ करने का काम चल रहा है। सो मेनी डैनरीज पीछे से भी बंद कर दिया। शैलो वाटर में भी फिश सामने आ रहे हैं, तो मतलब वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो गया ना। यस। सो और अब मुझे बताइए, स्वच्छ भारत में आगे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट, और क्या करना चाहती हैं आप लोग, क्या करना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से तो बहुत इनिशिएटिव है। उसमें जो भी कर सकता है, आई थिंक इट्स हैपनिंग इन दिस 4 years। जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकता था, आई थिंक हो रहा है वो। लेकिन आई थिंक इट्स जनता, हमारे तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए वो जिम्मेदार हम लोग बनना चाहिए। वही मैं तो सबको बोलती हूँ और I'll continue। जब भी हम किसी सोशल सर्विस की बात करते हैं या समाज में बदलाव लाने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। जरूरत है आपके इरादे की और आपके निस्वार्थ लगन की। पिछले कुछ सालों से सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने भारत में स्वच्छता का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया है। भारत में स्वच्छता को लेकर छिड़ी ये सबसे बड़ी मुहिम है। लाखों गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स इस मुहिम का हिस्सा है। इसके सक्सेस की वजह है इसका सही, लगातार और डेडिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन।
रेगुलर स्वच्छ सर्वेक्षण से शहरों का मुआयना किया जाता है, उन्हें रैंकिंग्स दी जाती हैं और क्वालिटी चेक्स भी रखे जाते हैं। एक शहर जो इस रैंकिंग में नंबर 1 रहा वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। आइए मिलते हैं इंदौर की मेयर श्रीमती मालिनी गौर से और जानते हैं कि उनके शहर ने ये कमाल कैसे किया। पतिदेव लखन जी कहा करते थे कि उठो, आगे बढ़ो और एक नई पहल करो। उनके जाने के बाद जिस तरह वे काम करते थे उसी तरह मैंने काम शुरू किया और मैं सिर्फ काम और काम करती हूँ। चाहे 5 बजे हो, चाहे आधी रात को जाना पड़े, मैं शहर के लिए सिर्फ अच्छा काम करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से उद्घोष किया था स्वच्छता का, हमने उसको मिशन बना कर लिया। पूर्व में एक बार हो गया, अभी डबल से हमारा ODF प्लस हुआ तो उसमें हमको 250 नंबर मिले। अभी हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड से 7 स्टार रैंकिंग में हमने पूरा कचरा डिस्पोज किया, उसके 1000 नंबर हमको मिलेंगे। ऐसे अलग अलग सभी चीजों के अलग अलग नंबर है, ऐसे कुल मिलाकर 5000 नंबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आती है वहां से मॉनिटरिंग करने के लिए, किसी भी जगह चले जाते हैं अचानक और वहां सर्वे करते हैं, उसके आधार पर वो नंबर देते हैं। सभी लोग अवेयर हुए और हम लोग 2017 में इन शहर को नंबर 1 बना पाए 434 शहरों में। 2018 में 4000 से ऊपर शहरों में इंदौर नंबर 1 बना। राजनेताओं को अधिकतम गालियां मिलती है, लेकिन मेरा अनुभव रहा कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो एक उत्साह आता, काम करने का उत्साह बढ़ता है। तो हमने काफी मेहनत की, हमारे नगर निगम के अधिकारी, हम सब जनप्रतिनिधि और हमारे सफाई कर्मी, सभी लोगों ने मिलकर इस शहर को स्वच्छता में नंबर 1 दिलाने में सभी लोगों की अहम भूमिका रही। यहाँ के धुएं से, यहाँ के पोल्यूशन से उस एरिया में कोई आना नहीं चाहता था। जो लोग रह रहे थे वो बीमार हो रहे थे। पानी दूषित, खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आसपास खेती भी इसी पे डिपेंड थी। मेरे हस्बैंड को सांस की तकलीफ है और जब वो स्मेल आती थी तो वो तकलीफ बहुत बढ़ जाती थी, तब हमें लगता था कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता अभियान जब 2014 में लॉन्च हुआ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, इसका नाम दिया गया स्वच्छता मिशन। और फौजियों का, जैसे आप जानते हैं कि मिशन वर्ड बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो मुझे भी लगा कि ये मिशन में तो अपने को सब करना है कुछ। और फिर स्वच्छता अभियान से जुड़ते जुड़ते मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड पे पहुंचा और आज मैंने वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ प्लांट लगाया। और अब जब मैं ये जमीन लैंड रिक्लेम हुआ है 100 एकड़ का, तो मैं देखता हूँ कि वो वहाँ पर बहुत इम्पैक्ट आया। उनका चेस्ट का एक्सरे भी निकलवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी कोई अब तकलीफ नहीं उनको। मुझे स्वच्छता वाले कार्यक्रम में इंदौर में बहुत सिंसियरिटी दिखी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सिंसियरिटी दिखी, गवर्नेंस में बहुत सिंसियरिटी दिखी, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सिंसियरिटी दिखी। 311 ऐप जो है एक ये लोगों की समस्या निराकरण करने के लिए एक ऐप डेवलप की गई है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। हमें सिर्फ उसमें एक फोटो अपलोड करना होता है और हमारी समस्या बतानी होती है। नगर निगम के अधिकारी तुरंत रेसिडेंट से कांटेक्ट करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। जो मेरी हाउस वाइफ है वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेती है, यार इतनी बजे कचरा आएगा, मिस हो गई कि कल देना है, फिर डबल हो जाएगा। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट था वो। ये हमारा कंपोस्ट प्लांट है। यहाँ पे शहर से जो उठने वाला गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों यहाँ पे आके डंप किया जाता है। यहाँ पे हम उसको प्रोसेस करते हैं, गीले कचरे को प्रोसेस करके हम लोग उसे खाद में कन्वर्ट करते हैं और सूखे कचरा जो आता है उसको हम सेग्रीगेट करते हैं। 200-300 रैक पिकर्स को हमने पूरे शहर से इकट्ठा करके इनको बिजनेस और वर्क दिया। अब सरकार ने ऐसी सुविधा कर रखी है कि कोई मशीन लगा दी, जैसे रोड पे घूमते थे, दिक्कत वाली बात थी हमको, कभी कांच लग जाते थे। पहले कमाते था 200-300 रुपए, है ना, अभी कभी हम 700 भी कमा लेते, 800 भी कमा लेते। सब संतुष्ट है, कोई गंदी हवा नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई कचरा नहीं। इट्स एन अचीवमेंट फॉर इंदौर। ऐसे शहर में रहने में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज ट्रेन्स में बायो टॉयलेट्स लगने शुरू हो गए हैं, पर क्या आपको पता है एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ फर्स्ट क्लास के डिब्बों में टॉयलेट्स हुआ करते थे जी। तो फिर पूरी ट्रेन में टॉयलेट्स कैसे बने? एक बहुत ही दुखी पैसेंजर की कंप्लेंट की वजह से। बाबू ओखिल चंद्र सेन ने वेस्ट बंगाल के साहिबगंज के डिविजनल ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। और वो अर्जी कुछ यूं थी: डियर सर, आई एम अराइव्ड बाय पैसेंजर ट्रेन एट अंबेडपुर स्टेशन एंड माई बेली इज टू मच स्वेलिंग विद जैकफ्रूट. I therefore went to Privy. Just as I doing the nuisance, the guard making whistle blow for train to go off.
and I'm running with lota in one hand and dhoti in the next. When I'm fall over and expose all my shockings to man and woman on platform, I'm got leaved at Ambedpur station. This is too much bad. If passengers go to make dung and the damn guard not wait train 5 minutes for him, I'm therefore pray your honor to make big fine on that guard for public sake. Otherwise, I'm making big report to papers. Your faithful servant, Okhil Chandrasena, and love this letter. अब मुझे बताइए, ऐसी कंप्लेंट मिलने के बाद ट्रेन के हर डब्बे में टॉयलेट कैसे नहीं लगाती रेलवे अथॉरिटी? केरला की एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जो यंग आदिवासी लड़कियों के खुले में शौच करने से बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी। हालांकि ये उनका काम नहीं था, लेकिन फिर भी जंगल के सबसे इंटीरियर और रिमोट आदिवासी इलाके में उन्होंने 500 टॉयलेट्स बनवाए। आइए मिलते हैं कोची की पीजी सुधा से। मैं पहले आंगनवाड़ी में काम किया करती थी, लेकिन मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते थे और खाकी वर्दी भी बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई। एक बार ट्राइबल कॉलोनी में जिला कलेक्टर, पंचायत स्टाफ और तालुका स्टाफ मीटिंग करने आए थे। मैंने उस मीटिंग में आगे आकर उनको बताया कि टॉयलेट्स नहीं होने से यहाँ की ट्राइबल महिलाओं को बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए टॉयलेट्स चाहिए। उन्होंने मुझे पंचायत आने के लिए कहा। मैं वहां गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फंड्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रुकी नहीं। मैंने लोगों से पैसे कलेक्ट किए और खुद ही शहरों में जाकर सामान लेना शुरू किया। सीमेंट, पाइप्स और दूसरे सामान उठाकर मैं 2-2 किलोमीटर चलती थी। बीच में एक नदी पड़ती थी। सामान को उस पार ले जाने में बहुत कष्ट होता था। एक जीप को बोट पे चढ़ा के हम सामान उस पार ले जाते थे और फिर मैं उस सामान को आदिवासी इलाके में पहुंचाती थी। इस तरह मैंने 97 टॉयलेट्स बनवाए। तब जाकर यहाँ सबका ध्यान मेरी तरफ आया। पंचायत प्रेसिडेंट, कलेक्टर ऑफिस, तालुका ऑफिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। सबके सपोर्ट के साथ मैंने यहाँ 500 टॉयलेट्स बनवाए। मुझे इन लड़कियों की चिंता थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं सिर्फ इन आदिवासियों के लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ, इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तो अकेली हूँ। जब छोटी थी तभी पिताजी चल बसे और माँ ने मुझे छोड़ दिया। शादी हुई, बच्चे हुए। मेरे बच्चे अब सेटल्ड हैं, लेकिन मेरे पति अब नहीं रहे। मेरा जीवन अब इन्हीं आदिवासी लोगों के लिए है। इनके लिए जीऊं, इनके काम आऊं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वनों की रक्षा बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन नहीं हो, शुद्ध वायु हो, इसीलिए पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं जंगलों के लिए तो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी। जंगलों में अच्छे काम करने के लिए ही मुझे ये सब अवार्ड मिले हैं, सम्मान मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मेरा जीवन है। मैं अपना जीवन इसी को समर्पित करती हूँ। एक बार एक अंग्रेज ने गांधी जी को पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए वाइसरॉय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि राजभवन के पास जो एक गंदी बस्ती है, मैं उसे जाके साफ करूंगा। तो अंग्रेज ने दोबारा पूछा। उसने कहा कि आपको एक बार और वाइसरॉय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा, मैं दोबारा उसी बस्ती में जाऊंगा और फिर से उसे साफ करूंगा। आजादी के साथ साथ गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत। गांधी जी के इस सपने के हम कितने पास हैं या कितनी दूर हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समय को हम जरूर बदल सकते हैं। जब भी हम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, तो उसी के साथ साथ हम उसे स्वच्छता भी सिखाएं, ताकि वो भी मॉलिनॉन्ग के इन बच्चों की तरह अपने गांव को, अपने देश को और अपने मन को साफ रख सके। तो ये थी भारत में स्वच्छता की बात। आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।